हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल फिजिक्स विलेज में। आज जो हम लोग टॉपिक देखेंगे वो है ऑल्टरनेटिंग सर्किट्स, जो आपका +2 और नीट या जेई में पूछा जाता है ऑल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रिकल मशीन के नाम से, राइट। तो सबसे पहले देख लेते हैं कुछ फंडामेंटल्स, इसमें जो वर्ड यूज होने हैं। तो एक वैल्यू इसमें आती है एवरेज वैल्यू, एक आती है पीक वैल्यू, लेकिन ये हमारे पास में ऑल्टरनेटिंग जो इनपुट मिलने वाला है कहां से आया, याद करिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोगों ने कहां पर ला करके छोड़ा था, वहीं से इसको स्टार्टिंग करेंगे। इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को इसका वॉल्यूम 1 भी बोला जाता है। इट मींस आपके पास में फ्लक्स कितना था, बी डॉट ए। अगर इसको ओपन करेंगे कितना हो जाएगा, बी ए कॉस ऑफ थीटा। थीटा को हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिख लिया था, कौन सी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा टी के नाम पर। तो मुझे यहां पे ईएमएफ बनाना था। ईएमएफ हम लोगों ने कितना बनाया था, E इक्वल टू, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव रेट चेंज ले लेंगे, तो क्या ले लेंगे, डी फाई ओवर डी टी। तो डी फाई ओवर डी टी हमें कितना मिल गया था, यहां से बी ए, और ये वेरिएबल था कॉस ओमेगा टी। तो हमने जब इसको वेरी कराया था तो ये कुछ मिल गया था, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन। तो साइन ओमेगा टी इधर लिख लेंगे, माइनस साइन हम लोग पहले लगा देंगे। उसके बाद में ओमेगा टी का करेंगे डिफरेंशिएशन, तो ओमेगा निकल कर बाहर आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपके पास में डी फाई ओवर डी टी की कितनी आ गई, माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, राइट। अब अगर इसको हम लोग देखें, ये अगर नंबर ऑफ कॉइल्स हमारे पास में n है, कैपिटल N, तो हमारे पास में फ्लक्स टोटल कितना आ जाएगा, रेट n बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। और यहां से अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, हम लोग ने लास्ट टाइम पे देखा था AC जनरेटर, जिसको हम लोग ऑल्टरनेटर भी कहते थे, वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। व्हेन आ रिलेटिव मोशन बिटवीन, किसके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा था, बी और एक कॉइल के बीच में। तो वहीं से ही हम लोग इस इक्वेशन को भी देख सकते हैं, वहां पर भी हम लोग ने पढ़ी थी। तो E इक्वल टू अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ क्या होता है, माइनस डी फाई ओवर डी टी। वहां पे हम लोगों ने ये भी बात किया था, नेगेटिव साइन किसको बोलता है, ये लेंज लॉ कहलाता है, और ये अपोज करेगा जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस हुआ। तो माइनस साइन के साथ में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहां पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, राइट। अच्छा, फिर हम लोगों ने क्या किया था, इसको हम लोगों ने अज्यूम कर लिया था अलग से क्वांटिटी ई नॉट, जो एन बी ए ओमेगा कहलाई थी, और ये हमारे पास में कुछ ऐसा हो गया था। एनसीईआरटी की बुक में अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास में V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी ऐसा कुछ दिया हुआ, राइट। अब हमारे पास में जो इनपुट सिग्नल मिलने वाला है ऑल्टरनेटिंग में, वो कितना मिलने वाला है, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी और E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसको कैपिटल E के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, किसी भी एक फॉर्म में आपको किसी भी बुक में आप इसको देख सकते हैं, राइट। तो यहां से मुझे ये ऑल्टरनेटिंग दिख रहा है। इसका हम लोग ने अगर ग्राफ देखा था तो ग्राफ कुछ कैसा बन रहा था, ग्राफ यहां पे कैसा बन रहा था, ये हमारी E की वैल्यू थी, ये हमारे T बोल दें, F बोल दें या ओमेगा थे, तो ये वैल्यू कुछ ऐसी थी, साइनोसॉइडल, राइट। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करें तो साइनोसॉइडल, साइनोसॉइडल मींस अगर ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करें, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की बात करें, तो एक रोड ऐसी गई है इस तरह से, अगर वो करंट इसमें फ्लो होगी तो कुछ इस पैटर्न पे फ्लो होने वाली है, राइट। तो यहां पर जो मैक्सिमम वैल्यू मुझे ये दो जगह दिख रही है, इन मैक्सिमम वैल्यू को क्या बोला गया था, पीक वैल्यू, यही हमारी कहलाई थी पीक वैल्यू, राइट। अब अगर इस पूरी एक साइकिल की बात करें तो सर एक पॉजिटिव हो गया और एक निगेटिव, यानी एक पॉजिटिव पल्स हो गया और एक निगेटिव पल्स हो गया। अगर मैं ये कैपिटल T टाइम पीरियड ले लूं तो ये हाफ टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, T/2।
अगर पूरे टाइम पीरियड के लिए हम लोग एवरेज की बात करें तो सर एवरेज की यहां पर सपोज दैट मैं ई एवरेज लेना चाहता हूं फॉर कंप्लीट साइकिल के लिए, तो यहां पर वैल्यू कितनी आने वाली, एक प्लस का और सेम वैल्यू, एक प्लस की हो जाएगी कुछ वैल्यू, अगर उसको E1 बोल दें दूसरी वैल्यू सेम हो जाएगी, मॉडुलस सेम हो जाएगा माइनस के साथ में डिवाइडेड बाय 2, ये वैल्यू तो 0 आ जाएगी। फॉर t that is a complete cycle, आपसे सबसे पहले ही क्वेश्चन यही पूछ लेते हैं, एवरेज वैल्यू फॉर एसी सर्किट फॉर कंप्लीट साइकिल कितना हो जाएगा, 0। एक साइकिल के लिए देख लीजिए, एक प्लस में हो गया दूसरा माइनस में हो गया। अच्छा फिर क्या किया जाए भाई, एवरेज वैल्यू निकालनी सर, इन दोनों को ऐड करके हाफ करना है, यानी सर एक पल्स की लेंथ निकाल लेते हैं। एक पल्स की लेंथ के लिए अगर फॉर्मूला बना दे तो हमारे पास एवरेज वैल्यू आ जाएगी। अब अगर आप इंटीग्रेशन के थ्रू इसको फाइंड आउट करते हैं तो ये वैल्यू कुछ निकल करके आपके पास आती है, एवरेज वैल्यू, कोई भी एवरेज वैल्यू को अगर बात करें ई एवरेज या आई एवरेज, तो ये वैल्यू होती है 1 ओवर जो भी टाइम पीरियड या लिमिट होगी, जैसे मैंने यहां 0 से t/2 लिया हुआ है, उसका फंक्शन होगा। फंक्शन किसका होगा, अगर e का है तो e का फंक्शन हो जाएगा, राइट। तो यहां पर ये फंक्शन आपका e के फॉर्म में t के रिस्पेक्ट में, तो ये dt, राइट। कभी भी ऐसी कुछ कोई चीज इंटीग्रेशन के फॉर्म में दिखी मिल जाए तो समझ लीजिएगा ये वैल्यू एवरेज वैल्यू बोलते हैं। कोई भी जनरल फंक्शन अगर दे दिया जाए आपको, तो ये फंक्शन उस टाइम पीरियड के लिए, वो टाइम पीरियड की लिमिट अगर मैं L ले लेता हूं तो वो 0 से L तक लिमिट है और फंक्शन मुझे ऐसे दिया, तो ये वैल्यू आपकी कहलाती है एवरेज वैल्यू। चलिए कोई बात नहीं है, इसको हम लोग एक बार सेपरेट जरूर देख लेंगे कि एवरेज वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे बाय इंटीग्रेशन मेथड। लेकिन हमारा यहां मेन कंसर्न है जो ये वैल्यू निकल करके आनी चाहिए, वो वैल्यू कितनी आएगी, अगर एवरेज वैल्यू देख लें और दूसरी एक वैल्यू और देख लेंगे यहां पर आरएमएस वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू अगर कोई भी आप देखेंगे, ई एवरेज ले लीजिए, वी एवरेज ले लीजिए, किसके लिए, फॉर हाफ साइकिल। हाफ साइकिल मींस 0 से लेकर के t/2 तक, 0 से लेकर t/2 तक। यहां पे एवरेज वैल्यू, ये वैल्यू आती है, ये पीक वैल्यू, जो भी पीक वैल्यू होगी उसका 0.637, जो भी इसकी एवरेज वैल्यू आएगी 0.637 टाइम्स आएगी, राइट। तो 0.64 भी राउंड ऑफ करके हम लोग लिख सकते हैं। तो ई एवरेज कहां से कहां तक, 0 से लेकर के कैपिटल t/2 तक, राइट। अगर हम लोग इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में देखें, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। अगर हम लोग इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में देखें तो ये वैल्यू हमारी निकल करके आती है, ई एवरेज या वी एवरेज बोल दीजिए, ये वैल्यू आ जाती है हमारी 2/π पीक वैल्यू। इन दोनों का मीनिंग एक है, जहां पे जिसकी रिक्वायरमेंट होगी उसी फॉर्म में हम लोग रख लेंगे। अगर यहां से हम लोग आई की वैल्यू भी निकालें, आई एवरेज, तो इसकी भी वैल्यू सेम आ जाएगी, 0.65 टाइम्स ऑफ आई नॉट, और एवरेज बोले फ्रैक्शन के फॉर्म में तो 2/π आई नॉट। क्लियर, यहां से दो चीजें मिल गई आपके, एक तो आपको मिल गया आई एवरेज या वी एवरेज। चलिए यहां से कुछ हम लोग और भी इसमें देख लेते हैं। ध्यान रखिएगा, आपकी केवल नजर होनी चाहिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही पूरी कहानी बताएगा आपको, राइट। आप लोग जो भी क्वेश्चन में गिवन रहता है उसके एक्सप्रेशन में आप चले जाते हो, लेकिन अगर ग्राफ उससे आप बना लेते हो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाते हो, तो पूरी कहानी वही बताने वाला है। कैसे, अब इसको हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बोलेंगे तो इसको हम एवरेज को शो करना चाहते हैं। एवरेज कहां पर निकल करके आएगा,
भैया एप्सिलॉन नॉट तो ये रहा, इसका आधा करो, हाफ अगर किया तो ये कितना हो गया सर 0.5 एप्सिलॉन सॉरी ई नॉट या वी नॉट बोल दो, मींस पीक वैल्यू का हाफ। अब यहां पे वैल्यू कितनी है 0.64, 0.64 क्या इससे ऊपर होगा? यस बिल्कुल ऊपर होगा, इसको थोड़ा सा ये हमने ये एवरेज कर, यानी एवरेज वैल्यू ये रही, एवरेज वैल्यू ये वाली रही। अच्छा दूसरी चीज, अगर हम लोग यहीं पे ही एक वैल्यू आ जाती है आपकी रूट मीन स्क्वायर, हम लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, इसको नहीं पढ़ा हुआ कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं। इसको जस्ट रिवर्स करना है, रूट मीन स्क्वायर, तो सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे, उसके बाद में मीन निकालेंगे, उसके बाद में रूट कर लेंगे, राइट। अब ये करेंगे कैसे? आपके पास वैल्यू गिवन होंगी, सपोज मैं करंट के लिए करने जा रहा हूं, I1 वैल्यू गिवन है, I2 वैल्यू गिवन है, I3 वैल्यू गिवन है, राइट। इसको एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। एक मैंने यहां पे कर बना दिया और कर में कुछ ऐसे ये वैल्यू गिवन है, राइट। तो 0 से लेकर के T1 मैं ले लेता हूं यहां पे 5 सेकेंड्स, राइट। फिर मैं ले लेता हूं यहां पे 5 हो गए तो इसको मैं 10 लिख दूंगा, फिर अगेन 5, इसको मैं 15 लिख लूंगा। यहां पे जो वैल्यू आपकी आ रही है वो आ रही है आपकी 3 एम्पियर, ये वैल्यू, राइट 3 एम्पियर, ये आपकी आई वैल्यू, ये 3 एम्पियर है, और ये जो आपकी आ रही है ये -3 एम्पियर। अच्छा हमें क्या दिख रहा है 0 से लेके 5 तक यहां पर कितनी वैल्यू है, 0 से लेके 5 तक का वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 एम्पियर, तो लिख लेते हैं यहां पे 3 एम्पियर। I2 की वैल्यू 5 से लेके 10 के बीच में कितनी है, 5 से लेके 10 के बीच में देखें जरा, 5 से लेके 10 के बीच में सर ग्राफ ये हमारा निगेटिव बता रहा -3। I3 के लिए, I3 मींस थर्ड जो टाइम इंटरवल है, ये T1 हो गया, ये टाइम इंटरवल T2 हो गया, ये T3 हो गया, इतना टाइम इंटरवल, राइट। तो 10 से 15 के बीच में कितना है, ये वैल्यू फिर से कितना दे रहा है 3 एम्पियर, तो इसमें लिख लेंगे 3 एम्पियर। I1 3 एम्पियर, I2 -3 एम्पियर, I3 अगेन 3 एम्पियर। हम लोग इसको सबसे पहले RMS फाइंड आउट करना कैसे निकालेंगे, स्क्वायर करेंगे, कर दो भैया स्क्वायर यहां पे, तो 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, उसके बाद में अगेन 3 का स्क्वायर, उसके बाद क्या करना है स्क्वायर कर दिया, मीन निकालना, मीन का मतलब होता है सभी को ऐड करके उतने से ही डिवाइड कर दो। कितनी क्वांटिटी है 1 2 3, 3 क्वांटिटी है I1 I2 I3 डिवाइडेड बाई 3। ये हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं IRMS। अगर यहां से देखें तो दिस वन इज अ 9, दिस वन इज अ 9, दिस वन इज अगेन 9, ये कितना हो गया 27 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना हो गया बोलिए भाई, ये हो गया हमारा पास में 9 एम्पियर। अभी देखिए अभी इसका कंप्लीट नहीं हुआ है, ये 9 एम्पियर आया। अब उसके बाद क्या करना है, हमने मीन तक निकाल लिया, रूट कर लेना भाई इसका। अभी तो रूट करेंगे, जब रूट कर लेंगे तब जाकर के इसकी वैल्यू को हम लोग IRMS बोलेंगे। तो ये वैल्यू कितनी आ गई √9 की, अगर हम लोग यहाँ पर रूट लेते हैं, √9 कितना हो गया 3 एम्पियर। अरे सर ये तो 3 एम्पियर ही आ गया, राइट। तो ये कुछ वैल्यू हम लोग ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं ग्राफिकली, अगर मेरे पास में I1 I2 I3 या V1 V2 V3 या E1 E2 E3 हमारे पास गिवन हो। लेकिन अगर हमारे पास में कुछ वैल्यू इसके फॉर्म में गिवन हो, क्योंकि मेन चीज है हमें लर्न इसी फॉर्म में करना होगा, राइट। तो यहां से मैं लिख रहा हूं IRMS, तो IRMS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वहां पर 0.707 पीक वैल्यू के, 0.707 पीक वैल्यू का। इसको मैं फिर से बोल रहा हूं, इसका सेपरेट हम लोग एक डेरिवेशन पार्ट बनाएंगे इसका एक, और उसके फिर न्यूमेरिकल सेपरेट हम लोग करेंगे IRMS VRMS और ये एवरेज की वैल्यू सारी फाइंड आउट करने को, राइट। तो ये 0.707 I नॉट आएगा, एवरेज वैल्यू यहां पर 2/π, तो इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो IRMS आपका कितना आ गया फ्रैक्शन के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में ये आएगा आपका I नॉट को डिवाइड कर लो √2 से। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा,
यहाँ पे 2/पाई था, 2/पाई की वैल्यू कितनी आएगी 0.64, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, 180 मत रख देना, गलती हो जाती है, राइट। तो यहां से 1/I0/√2 यानी पीक वैल्यू उठाओ, पीक वैल्यू पकड़ो और पीक वैल्यू को √2 से डिवाइड कर लो, आपको क्या मिल जानी है आरएमएस वैल्यू, दैट्स इट, राइट। चलिए, तो ये कुछ चीजें हमारे पास में आ गई, लेकिन भैया इसको देख तो लें ये ग्राफ में कहां पे लाई करने वाला है। फिर से सर 0.5 तो ये रहा हाफ इसका, लेकिन ये कितना है 0.707, भैया इसके ऊपर में तो एवरेज था, एवरेज वैल्यू कितनी थी 0.664 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू, ये उससे भी एवरेज चला गया, उससे भी ऊपर चला गया, तो यहां पर ये कौन सी वैल्यू देगा आरएमएस वैल्यू। अगर V होगा तो V आरएमएस दे देगा, राइट। अगर V होगा तो ये V आरएमएस दे देगा, अगर I है तो ये I आरएमएस देगा। अब हमें ग्राफ में दिख रहा है साफ साफ कि सर एवरेज वैल्यू के ऊपर भी आरएमएस वैल्यू रहता है, एवरेज वैल्यू के ऊपर भी आरएमएस वैल्यू रहता है। अब हम फिर से अब ग्राफ को बहुत ईमानदारी के साथ में आगे स्टडी करेंगे। जितने भी एसी सर्किट में हमारे पास कंपोनेंट हैं उनको 1 बाय 1 करके यहां पर करने वाले हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, हम लोग यहां पर कोई भी कंपोनेंट देखेंगे, कंपोनेंट हमारे पास में कौन कौन होंगे एसी में, सर रजिस्टर होगा, लिखने वाला रजिस्टर नहीं, रेजिस्टेंस वाला, राइट। तो कैपिटल आर मिलने वाला है, यहां पे इंडक्टर मिलने वाला है जिसको हम लोग कॉइल बोलेंगे, और यहां पे आपके पास में कैपेसिटर मिलने वाले, यानी 3 कंपोनेंट हमें मिलने वाले हैं और सोर्स हम लोग देंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहां पर कंपोनेंट, एसी कंपोनेंट, एसी कंपोनेंट। तो कंपोनेंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं, सर रजिस्टर मिलने वाला है, ये किसमें होगा ओम में दिया होगा, इंडक्टर मिलने वाला, ये आपको हेनरी में दिया जाएगा, हेनरी, और कैपेसिटर चैप्टर नंबर 2 पढ़ चुके हैं कैपेसिटर, तो ये आपको कैपेसिटर दिया होगा, ये आपको माइक्रोफैरेड, नैनोफैरेड, पिकोफैरेड, इसमें ये वैल्यू गिवन रहेगी। चलिए, तो पहला सर्किट हम लोग पढ़ते हैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, राइट। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट हम लोग देखेंगे कैसे बनने वाला है भाई। यहां पर इनकी वैल्यू को हम लोग को लर्न रखना है, ध्यान रखिएगा, हम लोग को इनकी वैल्यू को यानी एवरेज की वैल्यू को और आरएमएस वैल्यू को हमें हमेशा याद रखना है, हमेशा। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट को पहले सर्किट का रिप्रेजेंटेशन बना देते हैं, भैया कैसे बनेगा। तो यहां पर अगर हम लोग इसको रब कर दें, अगर नोट कर लिया था भाई, चले, तो यहां पर हम लोग प्योर रेजिस्टिव सर्किट को एक रेजिस्टेंस बना देते हैं और सोर्स ऑफ एनर्जी दे देते हैं। कौन सा देंगे सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी कैसा देंगे ऑल्टरनेटिंग, राइट। तो ये हमने सोर्स ऑफ एनर्जी दे दिया। ध्यान रखिएगा सोर्स ऑफ एनर्जी हमेशा इक्वेशन में लिखी जानी चाहिए, इक्वेशन के फॉर्म में, V = V0 sin ωt। यहां पर इसको E = E0 sin ωt भी कह सकते हैं। E वैल्यू कौन सी है, E वैल्यू आपकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ये आपकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाएगी, या और E0 कैसी कहलाएगी पीक वैल्यू, राइट। एवरेज वैल्यू अगर चाहिए होगी तो सर इसको 0.64 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसको, जो पीक वैल्यू होगी, तो हमारे पास में एवरेज वैल्यू आ जाएगी। चलिए, तो रजिस्टर यहां पे कैपिटल आर आपने लगा दिया है, करंट यहां पे फ्लो हो जाएगी और ये करंट फिर से यहां पे ऐसे आ जाएगी। ध्यान रखिएगा सोर्स आपके पास में ये गिवन है, राइट। तो हमारे पास में सिंस V = IR, तो V की वैल्यू कितनी है V0 sin ωt। ध्यान रखिएगा हमारे पास में जो सिग्नल है, सिग्नल मीन्स इनपुट, इनपुट कैसा दिया जा रहा है टाइम वेरिंग इनपुट। भैया ये सिंबल किस चीज का है, ये जो इस तरह एसी में जो सिंबल बनाते हैं ये सिंबल किस चीज का है,
ध्यान से अगर देखोगे, अरे सर ये तो हमारा साइन का कर्व जैसा दिख रहा है, राइट। पूछ लेते हैं टीचर लोग, जिस समय आपके प्रैक्टिकल लैब वगैरह होती हैं तो उस समय भी पूछा जा सकता है, तो ये सिंबल ध्यान रखिएगा। तो v इक्वल टू आई आर, यहां पे वैल्यू रख लेते हैं, ये वाली आई आर, राइट। अच्छा, आपके पास में इक्वेशन v की गिवन है, v की कितनी गिवन है, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। क्यों गिवन है, क्योंकि सप्लाई आप इनपुट यही दे रहे हैं, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, राइट। आपको निकालनी है i की इक्वेशन, तो i इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा, v नॉट ओवर r साइन ओमेगा टी। अगर ध्यान से देखें, v नॉट ओवर r को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको i नॉट लिख सकते हैं, पीक वैल्यू। अब हमारे पास में दोनों इक्वेशन आ चुकी हैं। एक तो v की इक्वेशन कितनी थी, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और i की इक्वेशन i नॉट साइन ओमेगा। ध्यान रखिएगा, इस इक्वेशन को लिखने का तरीका, सर ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। नहीं सर, मुझे फ्रीक्वेंसी के टर्म में चाहिए। फ्रीक्वेंसी और ओमेगा में क्या रिलेशन है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, तो इसके टर्म में चाहिए। और कैसे लिख सकते हैं, 2 पाई बाई कैपिटल टी, टाइम पीरियड के टर्म में, राइट। तो यहां पे दोनों फॉर्म में लिख लेते हैं हम लोग, वी नॉट साइन 2 पाई एफ टी, एक फॉर्म ये हो जाएगा, और दूसरा फॉर्म हमारे पास में वी नॉट साइन 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू टी आपका इंस्टेंटेनियस टाइम है, कैपिटल टी आपका टाइम पीरियड फॉर द होल साइकिल। होल साइकिल मीन्स एक प्लस और एक माइनस कंप्लीट करने के लिए, राइट। नोट हो गया यहां तक, नोट डाउन कर लिया, चलें आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ हमारे पास में ये वैल्यू आ गई। ध्यान से अगर देखेंगे तो दोनों इक्वेशन में क्या हमारे पास में फ्रीक्वेंसी सेम है, यस। भैया फ्रीक्वेंसी सेम होने का मतलब क्या होता है, ये भी समझ लेते हैं। फ्रीक्वेंसी सेम होने का मतलब है, अगर हम एक पार्क में चक्कर लगा रहे हैं और चक्कर एक एडल्ट बंदा लगा रहा है, बड़ा इंसान लगा रहा है, एक चक्कर को लगाने में 10 मिनट लगे। एक छोटा बच्चा आकर के उस चक्कर को लगाता है तो वो भी 10 मिनट लगा देता है, 10 मिनट में ही एक चक्कर लगा रहा है। इट मीन्स दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एक ही होगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब, अब बहुत ही देसी लैंग्वेज में बात कर लेंगे तो उसमें देखेंगे जिसको फंडामेंटल बोलते हैं, सर दोनों के लूप की जो लेंथ होगी वो सेम होगी। इट मीन्स अगर मैं इसको बोल देता हूं, ये हमारा ई के लिए ग्राफ है, यानी ये वाला ग्राफ किसके लिए है, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। सर यहीं पर ही आप किसका कर्व बनाएंगे, यहीं पर ही हम लोग आई के लिए कर्व बनाएंगे। आई का कर्व इससे, कर्व जो होगा इससे छोटा होगा कि बड़ा होगा, देख लेते हैं। बना तो दिया हमने छोटा, लेकिन जस्टिफाई कैसे करेंगे, हमने इसको छोटा बना तो दिया है, जस्टिफाई कैसे करेंगे। सर आ जाते हैं अपने इस वाले में, भैया वी नॉट यानी पीक वैल्यू में से डिवाइड करना है आर को। आर तो कोई फाइनाइट वैल्यू होगी, 1 2 3 एंड सो ऑन। उसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या ये आई नॉट वैल्यू छोटी हो जाएगी। बेटा घरों में हम लोग की जो सप्लाई आती है उसमें करंट की वैल्यू हमेशा छोटी दी रहती है। सप्लाई कितने की रहती है, 230 या 220 वोल्ट। अगर घर की सप्लाई की बात करें तो सप्लाई कितनी रहती है, 220 या 230 वोल्ट। और करंट की अगर बात की जाए तो करंट कितनी रहती है सर, 20 to 25 एम्पियर। तो मैं 20 एम्पियर ले लेता हूं। ये सर अब देख लीजिए 220, यानी इसकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी, 220। इसकी जो हाइट है यानी आई वाले की वो कितनी होगी, 20 एम्पियर। समझ लीजिए कितनी हाइट, 220 कहां पर होगा और 20 किधर होगा। तो ये तो और छोटा ही बनना चाहिए, लेकिन हम लोग को थोड़ा सा समझना है, इस वजह से हम लोग को कर्व यहां पे बड़ा दिखाना पड़ेगा। अब ये वैल्यू कितनी हो गई सर, ये वैल्यू आपकी यहां पर अगर बात करेंगे तो ये आई नॉट की वैल्यू होगी, पीक वैल्यू ऑफ करंट। अरे भैया ये वाली वैल्यू किसकी हो गई, ये वैल्यू की अगर चर्चा करेंगे तो सर ये वैल्यू आपकी वोल्टेज की होगी, पीक वैल्यू। कर्व को फिर से मैं बोल देता हूं, जो आई का कर्व होगा वो हमेशा ही इसके नीचे रहेगा,
और उसी के रेशियो में लगभग आपको रखना होगा जितने रेशियो में आपको ये वैल्यू गिवन होगी। अगर वैल्यू नहीं गिवन है लेकिन फिर भी आप छोटा इससे बनाएंगे, और क्यों छोटा हुआ ये यहां पे देख लिया है, क्योंकि r से डिवाइड हो गया। क्लियर? दूसरी बात, अब हमने दोनों के कर्व में देखा, सर ओमेगा वैल्यू यहां पे सेम है, ओमेगा सेम है तो क्या एफ भी सेम होगा? यस, एफ भी हमारा सेम है। देख लीजिए, दोनों के बेस चक्कर लगाने हैं उतने ही टाइम में, चाहे बड़ा वाला हो चाहे छोटा हमारा ये बच्चा हो, उतने ही टाइम इंटरवल में दोनों चक्कर लगा रहे हैं उसी ग्राउंड का, याद रखिएगा। राइट? तो यहां पर इसको बोलते हैं बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसको बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। लेकिन भाई सीबीएसई और आईसी और ये बोर्ड वाले तो मानते नहीं है, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से काम नहीं चलाने वाले हैं। वो एक नई चीज आपसे बोलेंगे जिसका नाम है फेजर। अब ये सर ये एक नया बवाल कहां से आ गया? फेजर कौन है भाई? फेजर इनके ये समझ लीजिए बड़े पापा हैं। अब बड़े पापा को कैसे समझाना पड़ेगा? एक चीज यहां पे गौर करिएगा, VIRCL ये सारी क्वांटिटी की यहां पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। V हमारा क्या वेक्टर है? नहीं सर, ये भी स्केलर है। I टेंसर क्वांटिटी है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, लेकिन सीबीएसई कहता है नहीं सर, इसको क्या करना है, ये तो यहां पे आप इसको स्केलर ही ले लो। R स्केलर, कैपेसिटेंस स्केलर, इंडक्टेंस स्केलर, फिर वेक्टर की बात आप क्यों कर रहे हो भैया? फेजर का मतलब होता है, समझ लीजिए, फेजर का मतलब होता है रोटेशनल वेक्टर, वो वेक्टर जो रोटेशन कर रहे होंगे। कैसे भैया? कैसे 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 देख लेते हैं इसको। अगर हम लोग यहां पे देखें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में बनेगा ये। सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल देख लेते हैं यहां पर V के लिए। V हमारा फंडामेंटल इनपुट होगा, कितना है? V0 sin ओमेगा t। ये हमने यहां से ले लिया। भैया V0 क्या बता रहा है? V0 क्या बता रहा है? सर इसका मैग्नीट्यूड। V0 क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड। फेजर होता है, और फेजर इन्होंने क्या बोला? रोटेशनल वेक्टर। रोटेशनल वेक्टर में हम लोग ने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है? वेक्टर कैसे होते हैं? एरो की तरह होते हैं भाई, ये रहे एरो। हम लोगों ने अभी खूब लॉकडाउन में खूब रामायण देख ली है। रामायण में रामचंद्र जी के तीर थे, लक्ष्मण जी के तीर थे, और बाकी सभी के तीर थे। उन्हीं में से कोई एक तीर उठा लीजिए, और तीर की लंबाई जो बताएगी वो क्या बताएगी? इसका मैग्नीट्यूड। तो यहां पे हम लोगों ने जो एरो उठाया हुआ है उसकी लंबाई ये V0 है। अब ये जो अंदर बता रहा है ये क्या बता रहा है? एंगल। तो एंगल यहां पे कितना है? ओमेगा टी। भैया हिंदुस्तान के अंदर में ओमेगा इक्वल टू 2πf है, और हिंदुस्तान के अंदर में फ्रीक्वेंसी हमारी है 50 हर्ट्ज। ये ध्यान रखिएगा। हम लोग के यहां जो घरों में सप्लाई आती है वो हमेशा देखिएगा 50 हर्ट्ज गिवन रहेगी, राइट? तो ये 50 हर्ट्ज हमारे पास सप्लाई है, कोई बात नहीं। तो यहां पे देखते हैं कि सर इतना बड़ा ये तीर है V0 लेंथ का, और कितने एंगल पर है? ओमेगा टी। घुमा देते हैं भैया इसको। तो हम लोगों ने इस तीर को यहां पर ओमेगा टी एंगल पे घुमा दिया। अब ले आते हैं दूसरे तीर भाई साहब को। ये बड़ा वाला तीर तो बता दिया रामचंद्र जी का, और दूसरा तीर ले आते हैं। तो दूसरा तीर कितना है? I0 sin ओमेगा टी। भैया आपको पहले ही चर्चा हम लोग ने कर ली है, I0 की वैल्यू कितनी होने वाली है? छोटी होने वाली है। तो इनका जो एरो बनेगा, तीर बनेगा, क्या छोटा बनेगा? लक्ष्मण भैया का तीर मान लीजिए, लक्ष्मण भैया के तीर की लेंथ है I0, और कितने एंगल पे लगेंगे? सर वो भी ओमेगा टी। अरे भैया लक्ष्मण भैया का ये रहा तीर, और वो भी ओमेगा टी पे लगेंगे। अरे ये तो यही हो गया, ये रहे I0 और ये रहे V0, तीर की लंबाई V0। अब दोनों एक ही डायरेक्शन में अगर हैं तो दोनों एक ही डायरेक्शन में, वैसे भी जहां जहां रामचंद्र जी थे वहीं वहीं लक्ष्मण थे,
याद है लॉकडाउन वाली रामायण रामानंद सागर जी की? बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया था। चलिए, तो यहां पर V0 और I0 की वैल्यू को हम लोगों ने देख लिया। इसको बोलते हैं हम लोग इन फेज। अगर लक्ष्मण भैया राम जी के साथ में रहेंगे, और बोला भी था, कसम भी दी गई थी कि साथ ही साथ रहना, तो इसको क्या बोलेंगे? इन फेज, साथ में रहना है भाई हमेशा, कहीं पे भी ये रहेंगे, एक ही डायरेक्शन में है, तो क्या बोलेंगे? इन फेज। तो अब याद रखिएगा, कभी भी सर्किट हमारे पास में प्योर रेजिस्टिव होगा, केवल रेजिस्टेंस लगे होंगे, तो सर्किट में I और V कैसे चलेंगे? सर दोनों साथ साथ चलेंगे, दोनों साथ साथ चलने वाले हैं। तो यहां पर इनके बीच में क्या कोई फेज डिफरेंस है क्या? नहीं भाई। पार्क की वाली कंडीशन अगर बात कर लेते हैं, तो पार्क को कुछ हम लोग ऐसे बना लेते हैं समझने के लिए। इसको क्या मतलब हुआ इसका? अगर पार्क में मैं एंट्री करता हूं, ये रहा गेट, मुझसे दोस्त ने बोला मॉर्निंग में चलेंगे हम दोनों और जॉगिंग करेंगे, राइट? तो जॉगिंग करने के लिए यहां पर गेट से जैसे एक दोस्त ने एंट्री की, ए दोस्त, वैसे साथ में दूसरा दोस्त भी लग गया और साथ साथ में वो दौड़ने लगे। तो अभी क्या है? दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? इन फेज, कोई भी आगे पीछे नहीं है। सपोज दैट एक दिन क्या हुआ, ए जल्दी उठ गया, बी लेट से आया, तो उसने क्या देखा? बी ने भाई साहब ए तो पहुंच गए यहां पर और बी तो यहां पे थे, जैसे गेट में एंट्री कर रहे थे। तो यहां बैठा हुआ जो बंदा होगा वो क्या बोलेगा? ए जो है आपके फ्रेंड, वो π/2 एंगल से आगे चल रहे हैं। इट मींस जो ओमेगा टी था, जो थीटा था, वो कितना एंगल बना रहा था? π/2, यानी π/2 एंगल से आगे चल रहे हैं, राइट? तो यहां पर ये π/2 एंगल से आगे चल रहे हैं, तो इसको बोलेंगे ए लीड कर रहा है, किससे? बी से। अभी बात कर लेंगे यहां पे, राइट? चलिए इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर इसको मिटा देते हैं। और आज हम लोग कोशिश करेंगे कि इसके बाद हमें फेजर ना पढ़ना पड़े, राइट? जो फेजर को लेकर के हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा डर भर दिया जाता है या हम लोग डर जाते हैं, वो चीज फ्यूचर में नहीं होने वाली है। ऐसा आज हम लोग करने वाले हैं, राइट? नोट कर लिया। चलिए, हम लोगों ने सर्किट देख लिया, कौन सा? प्योर रेजिस्टिव। दूसरा सर्किट कौन सा देखना है भाई? अरे बोलो भाई, बता भी दो। दूसरा सर्किट हम लोग देखने वाले हैं प्योर इंडक्टिव सर्किट। प्योर इंडक्टिव सर्किट। अच्छा भैया, प्योर इंडक्टिव सर्किट को बना कैसे देते हैं? पहले तो सर्किट डायग्राम जरूर बना लीजिएगा, राइट? सर्किट डायग्राम यहां पे बना करके अपना वही सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है? यही वाला। सर एस को पकड़ के खींच दिया गया, ऐसा लग रहा है मुझे तो V = V0 sin ओमेगा टी। आप कुछ भी लिख सकते हैं, E = E0 sin ओमेगा टी। हमने ये इनपुट दिया हुआ, राइट? यहां पर आपने करंट फ्लो करा दिया है और ये हमारा इंडक्टर। याद रखिएगा, जब भी अगर आपने यहां पर जो भी इनपुट दिया हुआ है, अप्लाइड ईएमएफ या वोल्टेज, उसको अपोज करने के लिए इंडक्टर हमेशा खड़ा रहेगा। पिछले वाले अगर लेक्चर में देखेंगे, जिस समय हम लोगों ने ईएमआई किया था, उसमें देखा था कितना निकल के आया था वो वैल्यू बैक ईएमएफ कॉइल के केस में, EB = -L di/dt। आपने कितना लगाया? V। इसको अपोज करने के लिए कितना खड़ा हो गया? L di/dt माइनस साइन के साथ में। ये तो हमारे पास में नेट V आ गया। = IR। कोई रेजिस्टेंस यहां दिख रहा है? सर करंट दिख रही है, रेजिस्टेंस तो 0 दिख रहा है, तो ये 0 हो गया। तो V = कितना हो गया? L di/dt। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो यहां से di हो गया कितना? V/L dt।
v की वैल्यू पुट कर देते हैं, कितनी वैल्यू आ जाएगी, v की वैल्यू गिवन है हमें v sin ओमेगा t डिवाइडेड बाई l, राइट। ये हमारे पास में डी आई है। तो हम लोग टाइम इंटरवल देख लेते हैं। भैया टाइम इंटरवल कितना लेंगे, भैया पूरा टाइम इंटरवल लेते हैं कैपिटल टी। तो यहां से जिस समय v नॉट चेंज होने वाला, पीक वैल्यू कभी नहीं चेंज होती, निकाल के बाहर करो, l निकाल करके बाहर करो, हमारे पास में इंटीग्रेशन जो होगा साइन ओमेगा t का होगा, राइट। अच्छा भाई, जिस समय टाइम 0 था, करंट यहां पे कितनी थी, 0। जिस समय टाइम यहां पे t हुआ, करंट कितनी बन गई, यहां पे I बन गई, राइट। तो ये आपका डी हो गया। तो इधर में इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ गई, I आ गई। यहां पे अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वैल्यू देख लेते हैं कितनी आती है, साइन ओमेगा टी का माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई, अब ओमेगा टी का तो डिवाइडेड बाई ओमेगा। ओमेगा को निकाल के बाहर करो और लिमिट लगा दो। ओमेगा को निकाल करके बाहर करते हैं और लिमिट लगा देते हैं, तो ये वैल्यू आ गई वी नॉट अपॉन ओमेगा एल। तो यहां से ये वैल्यू आ गई कॉस ओमेगा टी अपॉन वाला बाहर कर दिया है और 0 से लेकर के टी तक। अब यहां पे लिमिट रख देते हैं, माइनस साइन को चाहें तो बाहर कर सकते हैं, राइट। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, ये वैल्यू अगर लिमिट रखते हैं तो क्या वैल्यू आती है, माइनस वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, और ये वैल्यू कॉस ओमेगा टी की यहां पे रखते हैं, तो कॉस 2 पाई बाई कैपिटल टी, स्मॉल टी ये पे पहले ऊपर में कौन सी अपर लिमिट, तो कैपिटल टी रख देते हैं, और नीचे यहां पर 2 पाई बाई अपॉन कैपिटल टी इंटू 0, राइट। तो ये वैल्यू यहां पर ऐसे आने वाली। अच्छा, तो मेरे ख्याल से ये तो cos 0 हो जाएगा और ये वैल्यू आपकी cos 2 पाई हो जाएगी। cos 2 पाई की वैल्यू बोलो भाई, बोलो भाई, cos 2 पाई की वैल्यू, cos 2 पाई की वैल्यू अगर आप बोलेंगे तो यहां पर फॉर टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा, t से t कैंसिल आउट, क्या हमारे पास 1 वैल्यू आ जाएगी, क्या वैल्यू हमारे पास में 1 आ जाएगी। ध्यान से करिए इसको, बताइए कितनी वैल्यू आ रही है। यस, अगर ये वैल्यू देखेंगे तो ये cos 2 पाई और ये आपका cos 0, तो यहां पे वैल्यू आपकी कुछ 0 आएगी। लेकिन अगर ये हम लोग यहीं पे इसको देख लेते हैं तो ये स्मॉल टी, अगर ये वैल्यू हम लोग स्मॉल टी रख देते हैं, इसको कैपिटल टी की जगह पे स्मॉल टी, टाइम इंटरवल स्मॉल टी, टाइम इंटरवल स्मॉल टी, राइट, टाइम इंटरवल स्मॉल टी, तो ये वैल्यू हमारे पास में जो निकल करके आएगी वो कितनी आएगी, यहां पर इसको यहीं पे लिख लेते हैं इसके नीचे में, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस वी नॉट, इसके नीचे में ये जो ओमेगा एल है अगर कंपेयर करेंगे पहले वाले से, तो पहले में क्या था, वी नॉट ओवर आर था, क्या रेजिस्टेंस है क्या उसका, और ये वैल्यू कितनी आ रही थी, ऐसे ही आ रही थी साइन ओमेगा टी, जिसमें प्योर रेजिस्टिव था। तो यहां पर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको बोलेंगे एक्सएल, और एक्सएल हमारा होता है ओमेगा एल। एक्सएल का नाम होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 पाई एफ एल, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 पाई एफ एल, राइट। अभी इस पे थोड़ी सी और चर्चा करेंगे। तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई कॉस ओमेगा टी वी नॉट अपॉन एक्सएल। तो भैया ये क्या है, रेजिस्टेंस ही है, किसमें लगने वाला, इसके अंदर में। तो ये वैल्यू कितनी हो गई सर, आई नॉट, यानी आई की वैल्यू कितनी होगी, आई नॉट माइनस साइन के साथ में कॉस ओमेगा टी। नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए।
तो यहां से इसकी वैल्यू आ गई, आपने वोल्टेज दिया था ये, इसमें से I की वैल्यू अब कितनी आ गई, -I0 cos ओमेगा टी। अरे बाप रे, इसका ग्राफ कैसा बनने वाला है देख लेते हैं, बड़ा सिंपल सा ग्राफ होगा। ये वैल्यू तो किसको रिप्रेजेंट करने वाली है सर, ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होगा और इंस्टेंटेनियस I की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये वैल्यू इसको देख लेते हैं, ये किसके लिए है, आपने अप्लाई क्या किया, V, किसका ग्राफ होगा, साइन का। हाँ सर ये साइन का ग्राफ दिख रहा है हमें, ठीक है, तो साइन का ग्राफ दिख रहा है, तो ये वैल्यू कितनी बताएगी, ये तो सर V0 होगी, ये V0 है पीक वैल्यू। अब चलते हैं I के पास में, I को देखते हैं। सबसे पहले यहां पे कर्व किसका बन रहा है, ओमेगा टी का, कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, राइट। ओमेगा को देखते हैं, क्या ओमेगा दोनों के सेम है, हाँ सर ओमेगा दोनों के सेम है, यानी पल्स की लेंथ तो सबसे पहले चेक कर लेना दोनों की सेम होनी चाहिए। ओमेगा की वैल्यू अगर सेम है, ओमेगा सेम है इसका मतलब फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम, तो ये जो दोनों पल्स की जो बेस देख रहे हैं इनकी लेंथ बिल्कुल सेम होनी चाहिए, ठीक है भाई, ये तो सेम होगी। अगर दूसरी चीज देखते हैं, यहां पर ये वैल्यू क्या बताता है, मैग्नीट्यूड, ये क्या बताता है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड हमने कितना रखा था, पीक वैल्यू, तो पीक वैल्यू कितनी थी, यहां पे V0 थी, यहां पे कितनी I0, लेकिन माइनस क्या बोलेगा भैया, पीक वैल्यू जस्ट नीचे से स्टार्ट होगी। तो कॉस का कर्व कहां से स्टार्ट होता है, ऊपर से स्टार्ट होता है, लेकिन यहां पर अगर ऊपर से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी होगी, I0 प्लस की, तो हमें कहां से स्टार्ट करना है, नीचे, सारा ग्राफ नीचे से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपको कुछ ऐसे आ जाएगी, 0 से लेके ये कितना है 2 पाई तक, ये आपका 2 पाई लेंथ है, ध्यान रखिएगा। और अगर टाइम पीरियड की बात करें तो ये टाइम पीरियड कैपिटल टी के लिए है, राइट। ये वैल्यू कितनी है, ये वाली वैल्यू 0, π/2, पाई, 3 π/2, और ये 4π/2, 4π/2 मीन्स 2 पाई। अब देख लो भाई यहां पे 0 की वैल्यू cos 0, cos 0, cos 0 सर 1 होता है, और -I0 यानी पीक वैल्यू किस में दे देगा, नेगेटिव दे देगा पीक वैल्यू। अब ये चीज आपसे पूछी जाती है, ये किसकी वैल्यू है, इंस्टेंटेनियस करंट, ये किसकी वैल्यू है सर, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। इन दोनों में लीड कौन कर रहा है, लैग कौन कर रहा है, लीड कौन कर रहा है, लैग कौन कर रहा है, ये तो बड़ा पेचीदा सवाल हो जाता है, लेकिन बड़े इजी वे में समझ लेते हैं। आप अगर कर्व को देखोगे तो कर्व इन लोगों में से कौन आगे चल रहा है, सर हमें तो लग रहा है ये वाला कॉस वाला आगे चल रहा है, यानी ये वाला कर्व किसका हो गया, V = V0 sin ओमेगा टी, और ये वाला कर्व किसका हो गया, I = -I0 cos ओमेगा टी का, राइट। तो कर्व को अगर देखना सर ये तो मुझे आगे चलता दिख रहा है, ऐसे थोड़ी समझते हैं। समझने का तरीका क्या है, अगर यहां ये वैल्यू 0 है, ये वैल्यू 0 तो है, यहां 0 से स्टार्ट करेंगे। अगर साइन वाले से बोलेंगे भैया तुमने अभी पेपर आने वाले हैं, चैप्टर कुछ पढ़े कि नहीं पढ़े, भैया हमने तो 0 पढ़े, हमने तो बिल्कुल भी नहीं पढ़े, 0। फिर आई वाला जो फ्रेंड है वो क्या बोलेगा, मैंने तो उसके तो पढ़े नहीं है, उल्टा जो पहले वाला जो एग्जाम होना है मैं तो अभी उसके ही पढ़ रहा हूं, आप तो अभी बस लेकर के बैठे हो। 0 का मतलब क्या, बस स्टार्ट किया है, बुक लेकर के बैठे। तो आगे कौन हुआ, जो बुक लेकर के बैठा है। और जो पीछे वाला चैप्टर, सपोज दैट मैथमेटिक्स का पेपर होना है, आप बस उसको लेकर के बैठे हो, लेकिन उसने सोचा आई वाले ने कि अगर मैं पहले से कोई दूसरा वाला चैप्टर, दूसरा वाला सब्जेक्ट तैयार कर लूं, अभी तो वो उसी में पड़ा हुआ है, माइनस तो है ना, तो ये क्या बोलेगा, ये क्या करने वाला, लैग करने वाला कि लीड करने वाला है, ये तो लैग करने वाला, कौन, आई। इट मींस आपके पास में जिस समय इंडक्टिव सर्किट होगा तो कितने से ये लैग करेगा,
यहां पे चलते हैं। कॉस और साइन को अगर देखा जाए तो अब यहां पर आई नॉट इसको लिख लेते हैं कॉस पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। माइनस साइन अगर अंदर को ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये आई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये जो बेटा ये वाला एंगल होगा, ये अंदर में जो आपको एक्स्ट्रा जो है कितना पाई बाई 2, इट मीन्स ये आगे होगा या पीछे होगा किससे, यहां देख लेंगे कि सर ये पाई बाई 2 से आगे चल रहा है या पीछे चल रहा है। तो आई क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। आई क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। आई हमारा पीछे चल रहा है। आई हमारा अगर पीछे चल रहा है तो इसको दिखाएंगे कुछ ऐसे, और V को किधर दिखाएंगे, कुछ ऐसे। तो ये हो जाएगा I और ये हो जाएगा V। कितने एंगल से, पाई बाई 2। किसी ने गलती से बना दिया भाई, किसी ने गलती से इसको कुछ ऐसे बना दिया। कैसे, I को मुझे क्या करना है, लैग कराना है। तो भैया हमने क्या कर दिया, I तो यहां बना दिया, I तो हमने यहां बनाया, हमने इस बार I यहां बना दिया। इसको लैग ही तो कराना है, तो V को लीड करा दो भी यहां पर, तो ये V बन गए। अभी भी देख लो, ये कहां है सर, ये अभी पीछे हैं, और V कहां पहुंच गए, 90 डिग्री आगे, पाई बाई 2 पे आगे पहुंचे हुए। देख लो यहां भी यही बोल रहा है, I हमारा अभी यहीं पर है और V कहां पहुंच गए, तो आगे पहुंच गए। एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो पॉजिटिव आएगा, ध्यान रखिएगा, याद करिए, याद करिए। मैथमेटिक्स में हम लोगों ने पढ़ रखा है एंगल के बारे में। अगर I को हमने इधर बना दिया भाई, I को हमने इधर बना दिया, तो V क्या क्या करेगा, V फिर से लैग, इसको लीड करा दो, I को लैग करना है। ये लो भैया, उसके हमेशा 90 डिग्री के आगे ही बना देना बस, राइट। तो ये हमें ऐसा समझ में आ चुका, ठीक है। तो फेजर डायग्राम में पहली चीज समझ में आ गई, राइट। फेजर क्या होता है, वही सर रामचंद्र जी वाले, लक्ष्मण जी वाले तीर हो गए, राइट। चलिए नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिया, चलिए अब हम लोग तीसरा जो कंपोनेंट है वो कौन सा है सर, कैपेसिटर। लगा दीजिए अभी, कहां पर, उसी एसी सर्किट में। तो एसी सर्किट में इनपुट कितना दे रहे हैं सर, वही दे रहे हैं हम लोग, V नॉट साइन ओमेगा टी। इसका दूसरा नाम, अरे सर इसको V नॉट साइन 2 पाई एफ टी, राइट। तो ये कैपेसिटर हमने यहां पे लगा दिया। कैपेसिटर के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है Q इक्वल टू CV। अच्छा भाई, और क्या क्या पढ़ रखा है सर, यही पढ़ रखा है बस। तो V हमारा कितना लगा हुआ यहां पर, CV, V नॉट साइन ओमेगा टी, इतना ही पढ़ रखा, राइट। सबसे पहले आप सर्किट ड्रॉ कर लीजिए और इसकी फंडामेंटल इक्वेशन ड्रॉ कर लिया, ड्रॉ कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा टारगेट अभी तक दोनों इक्वेशंस में यही रहा है कि V मुझे गिवन है, I के लिए बना लेना है। इंस्टेंटेनियस इक्वेशन आपसे बोलेगा, इंस्टेंटेनियस इक्वेशन फॉर वोल्टेज, तो आप क्या बनाओगे, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, जो आपको गिवन होगी। अब आप बोलेगा इंस्टेंटेनियस इक्वेशन फॉर करंट, तो क्या बन जाएगी, I इक्वल टू आई नॉट, जो भी कॉस में आएगा साइन में आएगा भी देख लेंगे भाई। लेकिन पहले वाले में किस में आई थी, माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी, राइट। जिसमें I क्या कर रही थी, लैग कर रही थी। किससे लैग, किससे कर रही थी, V से। अब यहां पर मुझे क्या चाहिए, करंट के लिए। भाई हम लोग ने पढ़ रखा है करंट के लिए I इक्वल टू क्या होता है सर, dq ओवर dt, यानी इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं I बनाने के लिए। तो यहां से CV नॉट तो हमारे पास में बाहर आ जाएंगे, अगर ये कांस्टेंट वैल्यू हुई तो ये हमारे पास में साइन ओमेगा टी बचा। तो CV नॉट
इसका डिफरेंशिएशन बोलो भाई साइन थीटा का। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा, तो कॉस ओमेगा टी लिख लिया। अब डिफरेंशिएशन में ओमेगा को बाहर रखा तो ओमेगा बाहर आ जाएंगे साहब, ठीक है। अब इसको लिखने का तरीका, सर वहां पे लिखा था वी नॉट के नीचे में एक ले आए थे कुछ क्या रेजिस्टेंस बना करके, तो वहां पे रेजिस्टेंस का नाम क्या था, इंडक्टिव रिएक्टेंस। कौन थे, ओमेगा एल। ओमेगा एल को क्या लिखा था, 2 पाई एफ एल। ओमेगा एल को क्या लिखा था, 2 पाई एफ एल। यहां पर भी हम लोग कुछ ऐसा करें, वी नॉट को अकेला रखो भाई, ये कहते हैं मेरे साथ कोई नहीं बैठेगा, ले जाओ भैया इनको नीचे ले जाओ, तो 1 ओवर ओमेगा सी कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है, 1 ओवर ओमेगा सी बेटा यहां पर हो जाएंगे एक्सी, और ये एक्सी इज नथिंग बट क्या हो जाएगा, आई नॉट। तो ये आई नॉट की वैल्यू वी नॉट अपॉन एक्सी, एक्सी की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई, 1 ओवर ओमेगा सी, और ये 1 ओवर 2 पाई एफ सी। इसको भी ध्यान रखिएगा, और ध्यान रखिए एक्सी हो चाहे एक्सएल हो, दोनों की वैल्यू किसमें होंगी, ओमेगा। ओमेगा ये क्या है भैया, अरे ओम। रेजिस्टेंस ही तो है, बस इनका नाम तो चेंज हुआ, क्या हुआ है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। यहां पे क्या नाम हुआ, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, राइट। अच्छा, तो ये कुछ ऐसे हो गए। अब फिर से हमारे पास चर्चा एक ही बात होगी, कौन आगे चल रहा कौन पीछे चल रहा है, फेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर से देख लेते हैं, दोनों ग्राफ को एक साथ रख लो। सबसे पहले यहां पे v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, अरे बिल्कुल बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, वी नॉट साइन ओमेगा टी, और आई का आई नॉट कॉस ओमेगा टी। सबसे पहले ग्राफ किसका बना ले, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जाने के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चल रहा है, फिर उसके बाद में फेजर बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग अपना वही खानदानी कर्व, दैट इज अ v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, दिस इज अ खानदानी कर्व, राइट। तो इस इक्वेशन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये किसका है, v के लिए। अभी सर हमें i का बनाना पड़ेगा, बिल्कुल बनाना पड़ेगा, राइट। तो ये वैल्यू आपकी हो गई v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और ये आपका t हो गया, f हो गया, ओमेगा हो गया, एंड सो ऑन। सर करंट क्या है, करंट भैया छोटी सी वैल्यू होगी 20 एम्पियर वाली, सप्लाई कितनी है 220 वाली, तो ध्यान रखिएगा उसका पीक बड़ा बनेगा, इसका पीक छोटा। अब इसका पीक बनेगा, लेकिन इसकी जो रोड होगी कैसी होगी, V की जो रोड है साइनोसोइडल बनी थी, इसकी जो रोड कैसी बनेगी, कोसाइन वाली। कोसाइन का कर्व हमें मालूम है, कुछ ऐसा चलता है। राइट, कुछ ऐसा ये चलेगा, राइट। तो ये वैल्यू इसकी आ जाएगी। इसके इक्वेशन का नाम हो जाएगा I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। बताओ भाई, सॉरी कॉस ओमेगा टी। इसमें कौन आगे कौन पीछे चल रहा है, कौन आगे कौन पीछे चल रहा है, सर अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है साइन ओमेगा चल रहा है पीछे। अच्छा भाई चले बेटा, ये रहा टाइम 0, और ये रहा टाइम t/2, और ये रहा टाइम t। जिस समय मैंने वोल्टेज वाले दोस्त से पूछा, भाई तुम्हारे कितने चैप्टर हुए, एग्जाम है 2 दिन के बाद में, भाई मैं तो अभी लेकर के बैठा हूं बुक को। अच्छा, जरा कोसाइन वाले दोस्त से पूछ लिया जाए, यानी आई वाले से, आपके कितने चैप्टर होंगे। तो ध्यान रखिएगा यहां पे कुछ वैल्यू दिखा रहा है, ये यहां पे वैल्यू कितनी दिखा रहा है, ये सर आई नॉट वैल्यू। भैया मेरा तो 1 चैप्टर हो चुका है, तो आगे कौन चलेगा, सर यहां तो मुझे करंट दिख रही है आगे चल रही है। कितने से आगे चल रही है, π/2 से। साइन और कोसाइन के बीच में एंगल का डिफरेंस कितना है, π/2। आप देख सकते हैं यहां पे कॉस और साइन के बीच में एंगल का डिफरेंस, इसको अगर लिखना चाहें तो आई नॉट साइन ओमेगा π/2 माइनस ओमेगा टी।
डिफरेंस कितना हुआ, π/2 का। अब इसको बनाएंगे कैसे भैया फेजर में, किसको लीड कराना है, लीड कौन कर रहा है, लीड कौन कर रहा है, आई, तो आई को लीड कराना है, करा दो भैया लीड। तो ये आई हो गया और ये हमारा क्या हो गया, वोल्टेज, ये हमारा आई हो गया, ये यहां पर वोल्टेज हो गया, राइट। गलती से हमने फिर क्या कर दिया, नहीं सर मैंने आई इधर नहीं बनाया, मैंने वोल्टेज इधर बना दिया। किसको लीड कराना, आई को, ओहो आई को आगे कर दो, कितना, π/2 पे। फिर गलती से हमने वोल्टेज को इधर बना दिया, आई को और π/2 आगे कर दो। तो ये फेजर डायग्राम ऐसा कुछ बनने वाला है, राइट। तो फेजर डायग्राम, अब हमें एक चीज समझ में आ गई है कि यहां पर फेजर डायग्राम को लेकर के, लेकिन नहीं भाई, अभी फेजर डायग्राम को अगर टेस्ट करना है कौन आगे कौन पीछे रहने वाला, तो एक आपको वर्ड याद रखना पड़ेगा, सिविल, राइट। अगर हम लोग यहां पर सिविल की बात कर लेंगे, सिविल, राइट, सिविल पे देखेंगे कैपेसिटर और एल स्टैंड्स इंडक्टर, और वी नाम वही वोल्टेज है आपका, आई क्या है, करंट। जिस समय इंडक्टर था, इंडक्टर यानी एल के पीछे कौन है, आई, तो आई पीछे तो क्या बोलेंगे, लैग। एल में जिस समय इंडक्टर था उस समय आई क्या कर रहा था, लैग कर रहा था। याद करने का तरीका, आई लैग कर रहा था, कितने से और किससे कर रहा था भैया, वी से। ध्यान रखिएगा ग्राउंड के अंदर केवल दो ही लोग दौड़ने वाले, दो दोस्त, कौन से, आई और वी। आई आपका पीछे था, किससे पीछे था सर, वी वाले दोस्त से, ठीक है भाई। कैपेसिटी वाले, कैपेसिटर में आ जाते, कैपेसिटर नाम का ग्राउंड है, उसमें फिर से वही दो दोस्त दौड़ रहे हैं, कौन से दोनों दोस्त हैं, ये दोनों दोस्त हैं आपके आई और वी। तो सी के आगे कौन है, आई है, आई क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, किससे लीड कर रहा होगा, वी से। याद करने का तरीका, ये तो सारी एनालिसिस है जो आप एग्जामिनेशन में करेंगे, लेकिन ये लर्न करने का तरीका कुछ ऐसा है, राइट। यहां पर एक चीज हम लोग को और थोड़ी ध्यान देनी होगी, क्या, अगर ध्यान से देखेंगे तो एक्सएल इक्वल टू क्या था, ओमेगा एल, और ये क्या था, 2πfl। यहां पर अगर हम लोग एक्सएल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का कर्व देखें तो कैसा देखेंगे, तो 2πl कॉमन यहां पे एक साथ रख देते हैं f। सर एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f, फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होगा। फ्रीक्वेंसी डीसी में बोलो भाई, डीसी में बोलो भाई, फ्रीक्वेंसी डीसी में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, डीसी में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0, फ्रीक्वेंसी 0। तो जब फ्रीक्वेंसी 0 इट मींस एक्सएल 0। अरे रेजिस्टेंस 0 होगा, तो वहां पर जब रेजिस्टेंस 0 होगा तो जितने भी इंडक्टर के अंदर में खुशी की लहर दौड़ गई। अब तो भाई ऐसी रोड मिल गई जहां पर कोई ट्रैफिक ही नहीं है, वहां लेकर के दौड़ा लो। क्या दौड़ेगा, चार्ज दौड़ेगा तो करंट दौड़ रही है, राइट। तो ये बड़े खुश हो जाएंगे, इसीलिए डीसी के अंदर में हम लोग इंडक्टर यूज करते हैं, राइट। लेकिन फ्रीक्वेंसी किस में मिल जाएगी, एसी में। तो फ्रीक्वेंसी मिलेगी सर, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, कुछ तो वैल्यू होगी। हाँ सर हिंदुस्तान के अंदर 50 हर्ट्ज है, तो यहां पे अगर होगी तो आपके पास एक्सएल होगा, तो क्या यहां पे रिएक्टेंस लगेगा, यस। जब रिएक्टेंस लगेगा तो इसका ग्राफ कैसा होगा सर, y इक्वल टू mx। ये इसका ग्राफ कितना होगा, y इक्वल टू mx। इस ग्राफ को देखो, यहां पर ये कितना दे रहा है सर, एक्सएल इक्वल टू 2πl इंटू एफ। तो ये y इक्वल टू mx के थ्रू अगर बात करें तो m कितना हो गया, 2πl। m क्या होता है, स्लोप।
स्लोप की वैल्यू कितनी हो गई 2 पाई एल। स्लोप निकालो 2 पाई एल लिख दो उसको इक्वल में और वहां से एल की वैल्यू निकाल सकते हो बहुत इजीली। भैया फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओ एक्सेल बढ़ता जाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे एक्सेल बढ़ेगा। ठीक है भाई, ये तो चर्चा हम लोगों ने इसमें कर दिया। दूसरी चर्चा सर एक्सी के साथ में क्या होगा भाई, उसकी भी चर्चा कर लीजिए। हाँ सर, XC इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा सी 1 ओवर 2 पाई FC, राइट। तो यहां पर XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। बोलो भाई DC के अंदर में फ्रीक्वेंसी 0, तो XC कितना हो जाएगा इनफाइनाइट। XC इनफाइनाइट सर एक रोड ऐसी है, इतना रेजिस्टेंस, इतना उसमें भीड़ रहती है, इतना उसमें ट्रैफिक रहता है, मैं तो उसमें नहीं जाने वाला। क्या उसमें कुछ फ्लो हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए उसको बोलते हैं ओपन सर्किट। जहां पर भी आपको रेजिस्टेंस एकदम फुल मिल जाए, यहां तो जाने वाला नहीं है। इट मींस यहां से क्या करंट जा पाएगी, ओपन सर्किट में। अब गांठ बांध लीजिए, रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस यहां पे बोल लीजिए कितना होता है इनफाइनाइट। ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस की बात करेंगे तो कितना होता है इनफाइनाइट। इसी वजह से आपके जो कैपेसिटर होते हैं वो डीसी में यूज किए जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं। देख लो भैया फ्रीक्वेंसी कहां पर है 0, कहां पर डीसी में। को कहां पे यूज करेंगे हम लोग एसी में। क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी यहां मिलने वाली है 50 हर्ट्ज। अगर हम लोग रिएक्टेंस या रेजिस्टेंस की वैल्यू को 0 बोल दें तो आप बहुत तेजी से निकलेंगे। तो इस सर्किट को बोलते हैं क्लोज सर्किट, क्लोज्ड सर्किट। चलो बच्चों, अभी तक आपको इतना समझ में आया। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इन तीनों का कॉम्बिनेशन। फिर से एक बार रिवाइंड कर लेते हैं सिविल के अकॉर्डिंग। सर रेजिस्टेंस जिस समय लिया था सर्किट में, केवल और केवल वहां पर तो देखा था R और I दोनों साथ साथ चले जा रहे थे, और R और I साथ साथ जा रहे थे, तो इनको क्या हम लोग इन फेज कह रहे थे, बिल्कुल कह रहे थे। जिस समय हम लोग ने इंडक्टर ले लिया था, L ले लिया था इंडक्टर, तो वहां पर देखा था सिविल। अगर लिख लेते हैं यहां पर सिविल के अकॉर्डिंग, तो L के पीछे I है, I क्या कर रही थी लैग, किससे कर रही थी, दूसरा दोस्त कौन था V। अगर तीसरे में देखें कैपेसिटेंस में, कैपेसिटर लगा कर देखेंगे तो वहां पे C के आगे I है, तो I क्या कर रहा है लीड, किससे लीड कर रहा है दूसरे दोस्त से। दूसरा दोस्त कौन है, पोटेंशियल। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, लेकिन उसके साथ साथ में बेल आइकन जरूर उसको प्रेस कर दें, सो दैट आपके पास में टाइम टू टाइम जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, राइट। चलिए हम लोग नेक्स्ट में RLC सर्किट देखेंगे, इन्हीं का कॉम्बिनेशन, और उसके बाद में कुछ प्रॉब्लम भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश जरूर करेंगे। नाउ थैंक यू वेरी मच।